अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ थ्योरीज़ ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, थ्योरीज़ ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन क्या है? थ्योरीज़ ऑफ मोटर कंट्रोल हैं जो वक्त के साथ साथ दी गई हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह फंक्शन कर रही है। ठीक है, कि पूरा फंक्शन जो है बॉडी का, बॉडी जो काम कर रही है वो किस तरह मैनेज कर रही है। ठीक है, किस तरह उसको कंट्रोल कर रही है, आपकी बॉडी वर्क किस तरह कर रही है, कोई मूवमेंट किस तरह इनिशिएट कर रही है, किस तरह किसी मूवमेंट को स्टॉप कर रही है। ठीक है, स्पीड क्या है किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने की, मोमेंटम किस तरह का लेकर आ रही है। ठीक है, कैसे लेकर आ रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर टाइम के साथ साथ डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं कि आपकी बॉडी की जो वर्किंग है वो किस तरीके से हो रही है। अब हम बारी बारी इन सारी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन थ्योरीज़ की क्लिनिकल इंटरवेंशंस क्या थी। ठीक है, और फिर इसके अंदर कौन सी लिमिटेशंस आई जिनकी वजह से ये थ्योरीज़ फिर एक्सेप्टेबल नहीं रही, और इन्हीं थ्योरीज़ की बेस के ऊपर थेरापिस्ट न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स देते हैं। ठीक है, जैसे PNF, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम वगैरह। इन सब थ्योरीज़ के अपने फ़ायदे थे। ठीक है, लेकिन कुछ इनके अंदर लिमिटेशंस भी थी जिनकी वजह से एक्सेप्टेबल नहीं रही। जैसे कि स्ट्रोक के लिए बहुत बेनिफिशियल थी कुछ थ्योरीज। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए बेनिफिशियल थी। नेक्स्ट क्या है कि इंटरवेंशन डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ थ्योरी। इंटरवेंशन या इफेक्ट्स डिपेंड कर रहे होते हैं थ्योरीज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। एक मूवमेंट है, ठीक है, या कोई चीज़ डिवेलप होती है तो उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो ये मोटर कंट्रोल थ्योरी पे डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स बनाई गई हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं कि आप किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दे रहे हो। वर्बल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, साथ साथ पेशेंट को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप उसको गाइड करते हो। ठीक है, इसमें पेशेंट की पार्टिसिपेशन लाजमी होती है। और इसमें क्या आ रहा होता है? पोस्चरल कंट्रोल है, फीडबैक है और मेमोरी है। पर्पस क्या था इन थ्योरीज़ का? इन थ्योरीज़ का पर्पस था डेवलप करना पोस्चर कंट्रोल ऑफ पेशेंट, पेशेंट के बैलेंस को मेंटेन रखना, वॉकिंग में हेल्प करना, लोकोमोशन में हेल्प करना, रीच एंड ग्रैस्प मैनिपुलेशन और गेट। मोटर कंट्रोल थ्योरीज में 3 आती हैं: रिफ्लेक्स थ्योरी, हायरार्चिकल थ्योरी और सिस्टम थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स थ्योरी को। रिफ्लेक्स थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो रिफ्लेक्सेस हैं ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ कम्प्लेक्स बिहेवियर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो थ्रू रिफ्लेक्सेस होती हैं। ठीक है, जो आप रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हो वो ही आगे डिसाइड करता है कि एक्टिविटी होनी है, किस टाइप की एक्टिविटी होनी है। ठीक है, स्टिमुलस ने किस तरह रिफ्लेक्स को इनिशिएट किया है और उसने आगे किस तरीके से मूवमेंट करवाई है। रिफ्लेक्स में होता क्या है? कोई भी सेंसिटिव स्टिमुलस आता है वो मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। इन रिस्पॉन्स क्या होता है? फैक्टर ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूवमेंट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, और डिफरेंट रिफ्लेक्सेस जो है ना वो आपस में एक सीक्वेंस में मिलकर किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्स थ्योरी 3 चीज़ों पे बेस कर रही थी: रिसेप्टर पे, कंडक्टर पे और इफेक्टर पे। रिसेप्टर क्या कर रहा था? ये सिग्नल को रिसीव कर रहा था। कंडक्टर क्या कर रहा है? ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा था। और जो इफेक्टर है वो वापस से घूम के सिग्नल आ रहे थे, लाइक इफेक्ट दे रहा था, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या मूवमेंट हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन थी वो ये थी कि प्लांटर रिफ्लेक्स परफॉर्म्स ओनली सिंगल मूवमेंट। इसका क्या मतलब था? जैसे हमारे पास प्लांटर रिफ्लेक्स है, ठीक है, वो एक मूवमेंट करता है, एक ही तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लिम्ब में कंट्रैक्शन या मूवमेंट करवाता है प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, अब एक स्ट्रेच स्टिमुलस जो आया है, ठीक है, उसने एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म किया है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं या ये कैसे पॉसिबल है कि यही स्टिमुलस एक्ट करके डिफरेंट तरीके से मूवमेंट या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा देगा। और अगर चेंज भी करना है या इन टुगेदर सीक्वेंस भी लाना है अदर देन इन रिफ्लेक्सेस के जो मूवमेंट आ रही होती हैं, फिर वो कैसे आती हैं? डिफरेंट स्पीड की जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है,
जैसे हम स्लो मूव करते हैं, फास्ट वॉक करते हैं, तो फिर वो किस तरह आ रही होती हैं, ठीक है। स्लो वॉकिंग है, फास्ट वॉकिंग है, अगर रिफ्लेक्स ही मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो फिर एक जैसी मूवमेंट होनी चाहिए ना, डिफरेंट क्यों है, कभी स्लो कभी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ रहा होता है कि अगर कोई मूवमेंट डिस्टर्ब होती है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मूवमेंट को कौन सा रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है कि रिफ्लेक्स जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, तो फिर हमें किस तरह पता चलता है कि रिफ्लेक्सिस मतलब रिफ्लेक्स अगर इनवॉलंटरी मूवमेंट है तो फिर रिफ्लेक्सिस वॉलंटरी मूवमेंट को किस तरह कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट मीन जैसे मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो फिर ये मूवमेंट किस तरह कंट्रोल होती है अगर रिफ्लेक्सिस इनवॉलंटरी मूवमेंट है। आगे है कि अगर सेंसरी स्टिमुलस हिंडर हो जाती है तो फिर मूवमेंट कैसे इनिशिएट होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर हम सेंसरी स्टिमुलस नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है फिर भी बंदा चल रहा होता है, तो फिर अगर सेंसरी स्टिमुलस हिंडर है तो फिर मूवमेंट किस तरह इनिशिएट होती है। और इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये थी कि ये स्पीड ऑफ मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी और कुछ क्वेश्चन थे जो अराइज हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, वो है कि जो डिफरेंट हम नॉर्मल मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं किसी भी पेनफुल स्टिमुलस के ऑपोजिट, वो भी इसने एक्सप्लेन नहीं किए थे। पेनफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं उनको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि नॉर्मल मूवमेंट्स मीन्स जैसे अगर हमारे बाजू में पेन हो रही है तो हम क्या करते हैं, हाथ को झटकना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो जब आपको एक जगह पे दर्द हो रहा होता है ना तो वहाँ पे उसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है, इस पॉइंट में दर्द हो रहा है, ठीक है। ऐसे हाथ झटकने से क्या होगा कि आपको आराम भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मूवमेंट करने से आपको पेन हो रही होती है वो उधर स्टोर हुई होती है। जब आप डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो तो उधर सिग्नल जाता है ब्रेन को कि सही वाली मूवमेंट है और उससे अब पेन नहीं हो रही, तो आपके सिग्नल से वहाँ स्टोर पेन का स्टिमुलस ख़त्म हो जाता है और आपकी बाजू को रिलीफ मिलता है, पेन ख़त्म हो जाती है। ये होता है कि पेनफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट नॉर्मल मूवमेंट जिनसे पेन रिलीव हो रही है, उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल इम्प्लीकेशन। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या थी कि वी कैन यूज रिफ्लेक्सेस टू चेक द मूवमेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जब हमारी कोई मूवमेंट लॉस होती है, पैरालिसिस में जाता है, तो हमारे रिफ्लेक्सेस भी तो पैरालिसिस में चले जाते हैं, वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। जिस पार्ट का रिफ्लेक्स लॉस्ट होता है तो हम कहते हैं कि उस पार्ट की मूवमेंट भी लॉस हो गई है। रिफ्लेक्सेस को हम किसी पार्ट की मूवमेंट लॉस के लिए चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये इसी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी पे अगर काम किया जाए तो ये स्पेस्टिसिटी को कम कर देती है। इसका मतलब ये कि अगर आप रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी के ऊपर वर्क करते हो तो किसी न किसी तरीके से जो बॉडी का पार्ट स्पेस्टिसिटी में जा रहा होता है उसको वो कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने अपनी बॉडी को स्पाज्म में लेके गया हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि टैप करो, मतलब हम उसके वहाँ पर टैपिंग करते हैं ना, तो वो अपनी स्पास्टिसिटी छोड़ देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जब हम उनकी लिम्ब की मूवमेंट करवाने लगते हैं ना तो वो खुद को स्पास्टिक कर लेते हैं। सडन मूवमेंट की वजह से भी स्पास्टिसिटी आती है। तो अगर आप उसकी लेग के पास एंकल के करीब टैपिंग मूवमेंट करोगे तो वो लेग को रिलैक्स कर देगा, अपनी स्पास्टिसिटी छोड़ देगा। मीन्स हम सेंसरी स्टिमुलस देते हैं टैपिंग के थ्रू, जिसके थ्रू पेशेंट अपनी स्पास्टिसिटी को छोड़ देता है। और स्ट्रोक के पेशेंट्स में ये हम टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। ये थी हमारी रिफ्लेक्स थ्योरी, ठीक है। बाकी थ्योरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करते हैं।